फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BPCS 184 स्कूल साइकोलॉजी यूनिट 5 चैप्टर के समरी को करेंगे, क्योंकि कल हमारा एग्जाम है। तो डिटेल में ना करते हुए एक समरी के फॉर्म में एक बार चैप्टर को ओवरव्यू देखेंगे कि चैप्टर में हमारा मेन क्रक्स क्या है। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आप बुक खोल के बैठ जाइए। अगर आपके पास बुक्स है, बुक्स नहीं है तो जो बुक का कोड है, बुक का कोड डालिए और आपको गूगल में मिल जाएगा। उसका PDF निकाल लीजिए। PDF निकाल के एक बार ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन करिएगा। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले पेज नंबर आप खोल लीजिए 77। जो आपका पहला जो यूनिट 5 दिया हुआ है ना, इसमें ये आपका ये फॉर्मेट दिया हुआ है। इसमें आप समझिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आपको नहीं पढ़ना है। इंट्रोडक्शन थोड़ा इसमें बड़ा है। इंट्रोडक्शन में आपको बताता है कि चिल्ड्रंस के साथ हम यहाँ पे वो स्टार्ट करने से पहले हमको आप बताना भूल गए कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम, जो इंटरनल प्रॉब्लम होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह का प्रॉब्लम जो बच्चों में देखा जाता है, बच्चे एज वेल एज एडोलेसेंट, जो कुमारी, जो निब्बा निब्बी, जो हम आपको पहले भी वीडियो में बताए हैं, ऐसे लोगों में, इवन कुछ एडल्ट्स में भी देखा जाता है। इंटरनल प्रॉब्लम जो होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ फियर, मीनिया, फोबिया, इस तरह का जो प्रॉब्लम देखा जाता है, इसको किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं, किस तरह से पहले समझ सकते हैं, पहले समझेंगे उसके बाद ही तो हम डायग्नोस कर पाएंगे। तो इंटरनल प्रॉब्लम बच्चों में जनरली किस तरह का देखा जाता है। इंटरलाइजिंग बिहेवियर पैटर्न प्रॉब्लम्स जो है, ये आपके ये इस टॉपिक में आने से पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपका इस चैप्टर में बहुत बड़ा दिया है। इसमें बताया जाता है कि जनरली हम लोग बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। सोसाइटी, एडल्ट, पेरेंट्स, हर कुछ ना कोई उसके सोसाइटी, उसके जो पीयर्स होते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर कोई बच्चा एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाता है तो जनरली उसमें हम ना एक तरह का सोशल इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है कि बच्चे जिस तरह समाज में जिस तरह से बिहेवियर एक नॉर्म्स है, जिस तरह से नॉर्मल बिहेवियर होता है कि दूसरे के घर में जाना या फिर किसी को अचानक से कोई थप्पड़ नहीं लगा देता, मारने नहीं लग जाता, जिद नहीं करता, बच्चे में भी एक सोशल सामाजिक एक बिहेवियर देखा जाता है। पर अगर उस तरह से बच्चा नहीं बिहेव कर रहा है तो ये कंसर्न दिखाने वाला बात है। जनरली ये सब अवॉइड करने पे बच्चे के अंदर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो अक्सर वो ना ड्रॉप आउट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे स्कूल साइकोलॉजी है ना, तो जो भी रिलेटेड होगा ना, हम इस प्रॉब्लम को हमेशा ना एकेडमी से जोड़ेंगे, स्टूडेंट पढ़ाई से जोड़ेंगे उसको, ठीक है। तो और मतलब स्कूल ऐसा नहीं बोल सकते कि स्कूल का लाइफ को एकदम से आइसोलेट कर देंगे, उसके फैमिली, जो उसका फैमिली वाला रिलेशन, उसका पर्सनल लाइफ, उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। पर ज़्यादा हमारा जो फोकस होगा वो स्कूल पे, एकेडमिक पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बात आता है कि वो जो जनरली हाई नंबर ऑफ ड्रॉप आउट देखने को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑब्वियसली जो बच्चे बचपन से ही अच्छा बिहेव नहीं करेंगे या अच्छा उनके साथ वो डिप्रेस्ड रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, अच्छा फील नहीं करेंगे, वो बड़े होकर क्या ही करेंगे, वो बड़े अच्छे होकर अच्छे सिटीजन भी नहीं बन पाएंगे, हेल्दी सिटीजन भी नहीं बनेंगे। तो आके हमारा जो कंट्री खराब होने वाला है। तो सरकार का हमेशा से इनिशिएटिव रहा है कि ऐसे बच्चे को पहचाना जाए। जनरली वो क्या होते हैं, बच्चे एक इमोशनल बिहेवियर शो करते हैं। बच्चे कभी कभी ना बोल नहीं पाते, तो बचपन में बच्चों में ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। जनरली वो सब प्रॉब्लम नज़रअंदाज कर दिया जाता है, पहचाना नहीं जा पाता है। इसीलिए अगर ऐसा सिम्टम्स देखा जाता है तो वो सिम्टम्स को आप कंसर्न दिखाइए। कैसे सिम्टम्स, ये सिम्टम्स हम समझेंगे इसी चैप्टर में। हमको पता चलेगा कि किस किस तरह का सिम्टम्स आपको देखने को मिले, तो ये कंसर्न दिखाने वाला बात है। जैसे कि अगर ये कुछ भी बिहेवियरल चेंजेस अगर दिखता है, अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा दिख रहा है, हो सकता है आज किसी का मूड खराब हो, कल किसी का मूड खराब हो, चलता है। पर अगर 2 वीक से ज़्यादा हो, 1 मंथ से ज़्यादा हो, तब आपको स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल का ज़रूरत है ऐसे बच्चों को। आइडिया एक्ट आया था, आइडिया एक्ट 2004, ये आपको लिखना ही लिखना है। इस चैप्टर से लिख लीजिए, चैप्टर के पहले यहाँ पे पेज में लिख लीजिए आपकी आइडिया एक्ट 2004 में आया था। उसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, कि एक इंडिविजुअल को उसके डिसेबिलिटी के अनुसार पहचाना जाए और उस पर कंसर्न दिखाया जाए। एक्ट बोलने का मतलब है कि एक रूल, जब कोई बिल आता है, बिल जब वो पूरा फाइनल लॉ बन जाता है तो उसको हम एक्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है आइडिया के बारे में। हम आइडिया के बारे में लिखेंगे, वो किस तरह का बताते हैं कि जनरली जो बच्चे होंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, और इसके कारण हम लोग को जैसे लगता है कि उसके बच्चे में किस तरह का दिखेगा, आपको बिहेवियर और फीलिंग में चेंजेस दिखेगा, मूड हमेशा अनहैप्पीनेस दिखेगा, दुखी बच्चे रहेंगे, सोशल आइसोलेशन हो जाएगा, लोगों से इंटरेक्ट करने में कम उनको अच्छा नहीं लगेगा, दूर रहना चाहेंगे, पीयर रिलेशन बनाने में, अपने आसपास के साथ रिलेशन बनाने में उनको प्रॉब्लम होगा। निम्फ जो है, निम्फ डिफाइन करता है इमोशनल बिहेवियर, निम्फ डिफाइन करते हैं कि बच्चे के अंदर इमोशनल और बिहेवियर डिफिकल्टीज देखने को जनरली मिल रहा है। तो ये एक तरह का एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है।
ये 3 तरह का एक डिस्प्ले शो करते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। जनरली वो इरिटेटेड रहेंगे, छोटे बच्चे का पता है, जनरली वो इरिटेटेड रहेंगे, हमेशा टेंशन में रहेंगे, वरीज रहेंगे, परेशान से दिखेंगे, हेडेक, स्टमक प्रॉब्लम दिखने को मिलता है, ये बैठे रहेंगे तो अकेले चुपचाप बैठे रहेंगे। स्लीप डिसऑर्डर भी होता है कि या तो कभी कभी ज़्यादा ही सोएंगे या तो फिर कम ही सोएंगे, एकदम से कम सोएंगे। जो हेल्दी जो ह्यूमन बींग 8 घंटा सोते हैं वैसे नहीं सोते हैं। नाइटमेयर्स देखने को मिलता है उन लोग में, नाइटमेयर्स ज़्यादा रात को अचानक से चिल्लाने लगेंगे, क्योंकि जो हम लोग का जो ड्रीम है, ड्रीम हमारा सबकॉन्शियस माइंड को ही दिखाता है। तो आप सबकॉन्शियसली मतलब कभी कभी हम लोग को पता नहीं होता है कि हम लोग डिप्रेस्ड होते हैं, तो वो हमारे ना ड्रीम में ओवरकम करके आता है। ड्रीम में हम लोग का कभी कभी बहुत सारा, मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि कुछ चीज़ हम लोग कुछ समाज में नहीं कर पाते हैं ना, तो ड्रीम में जरूर वो चीज़ पूरा हो जाता है। किसी से हमको झगड़ने का बहुत मन करता है ना, तो सपने में जरूर झगड़ लेते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो वो सबकॉन्शियस चीज़ आपके इंटरनल फीलिंग को बताता है। तो जनरली वैसे बच्चों में नाइटमेयर्स देखने को मिलता है। अगर फ्रीक्वेंट नाइटमेयर्स देखने को मिलता है तो ये कंसर्न का बात है, ठीक है। लिस्ट इंटरेस्ट होता है, बच्चे को जनरली खेलना पसंद है, पर अगर छोटे बच्चे को खेलना अवॉइड कर रहे हैं, खेलना पसंद नहीं आ रहा है, बच्चे फ्रेंड से बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये आपका कंसर्न दिखाने वाला बात है, ठीक है। वो अगर पहले बच्चा जो एक होता है बच्चे की पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, ठीक है, और एक बच्चा हुआ कि धीरे धीरे डिटोरिएट हो गया, उसका ग्रेड ना धीरे धीरे गिरता चला गया, तब भी कंसर्न का बात है ये इसमें आपका आता है निम्फ जो है आपका, निम्फ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ 2019, चाइल्ड और एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ के बारे में ये कंसर्न दिखाता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मतलब होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स इस मैटर में बात करते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद सोल्यूशन के बारे में कुछ सोल्यूशन लेकर आते हैं। आपकी बुक में जो दिया है, कुछ एडोलेसेंट जो छोटे बच्चों में जनरली जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है, कि जो हम आपको नाइटमेयर्स तक बता दिए, जो बताए कि इरिटेशन से लेकर नाइटमेयर्स बताए थे, कुछ एडोलेसेंट में भी देखने को मिलता है। एडोलेसेंट मतलब वही निब्बा निब्बी जो थोड़े 16-17 साल के बच्चे होते हैं, जो प्यूबर्टी में जस्ट ग्रो कर रहे होते हैं, 13-14 से लेकर आप 18 तक के अंदर के बच्चे को बोल सकते हैं एडोलेसेंट के बच्चे। जनरली उसमें क्या दिखा, लो एनर्जी देखने को मिलता है, वो इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, वो किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, थोड़ा एंथुसियास्टिक नहीं रहेंगे, हमेशा नहीं, पर हमेशा कोई भी एंथुसियास्टिक नहीं रहता, पर हाँ चलिए वो थोड़ा लो फील करते रहते हैं हमेशा। स्लीप ज़्यादा सोने वाला प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा सोएंगे या फिर कम, एकदम से कम सोएंगे, सोशल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करेंगे, अपने आप को हमेशा ना डर रहेगा उनके वेट गेन करने का, अपने आप में ईगो सेंट्रिक बने रहते हैं, मतलब अपने सेल्फ कंसर्न रहेंगे, ना मोटे होने का, उनको ज़्यादा मोटे होने का भी डर रहेगा, ज़्यादा पतले होने का भी डर रहेगा। स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करेंगे कि एकदम नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, एकदम ये खाएंगे तो वही खाएंगे, इस तरह का रहता है। और उसके बाद रहेगा सुसाइडल टेंडेंसी उनको आने लग जाता है, और जिसके कारण कभी कभी होता है कि वो गलत चीज़ में आदत ही हो जाती है, जैसे कि स्मोक, अल्कोहल, ड्रग वगैरह के आदी हो जाते हैं, या फिर पोर्नोग्राफी में भी बहुत उनका इंडल्ज किसी बच्चों का हो जाता है। तो ये सब अगर ऐसा होता है तो उसको ज़्यादा अकेले बिताना चाहते हैं कोई बच्चे, तो उनको ये कंसर्न दिखाने का ज़रूरत है, ठीक है। साइकेट्रिस्ट के पास उनको लेके जाइए कभी कभी, और ये सब आप सिम्टम्स है जिस सिम्टम्स से आप पहचान सकते हैं। यहाँ पे इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम का बात किया जा रहा है, तो जिसमें ये सब प्रॉब्लम इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम का सिंबल है। इमोशनल और बिहेवियर डिसऑर्डर को पहले आइडेंटिफाई करके, ठीक। इंटरलाइजिंग फैक्टर में आता है आपका जनरली आपका एंग्जाइटी, बहुत टेंशन में रहेंगे, बहुत एंशियस रहेंगे, छोटे छोटे प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचने लगेंगे, पोअर सेल्फ स्टीम होगा, अपने आप को हमेशा लो फील करेंगे कि हम तो कुछ नहीं, हम तो वर्थलेस हैं, मेरा तो कुछ यही नहीं है, मतलब खुद पॉजिटिव फील नहीं करेंगे, नेगेटिविटी उनके अंदर ज़्यादा दिखेगा आपको, ठीक है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, एकेडमिक पढ़ाई से भागने रहेंगे, पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे, कंसंट्रेशन बिल्कुल उनका खराब रहेगा। और यहाँ पे कुछ बात आते पहले ये हम जो पढ़े, ये टॉपिक जो हम पढ़े ये आपका भी इंटरनलाइजिंग बिहेवियर पैटर्न प्रॉब्लम अभी आया नहीं, अभी ये आपका इंट्रोडक्शन में ही ये सब सारा पॉइंट बताया जा रहा है। दो डिफरेंस बताया है, इंटरनल प्रॉब्लम और इंटरनलाइजिंग बिहेवियर और एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर। तो डिफरेंस आपके बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 80 में देख लीजिएगा, जो बॉक्स बनाया है उस बॉक्स में देखिए। इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम में आपका क्या रहेगा ये आप याद कर लीजिए, ये सब पॉइंट आप समझ लेंगे ना, तो फिर आपको ये सब याद रहेगा ना, ये पॉइंट। इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम में डिप्रेशन आ जाएगा, फिर कुछ अदर डिसऑर्डर एंजाइटी है, तो ये सब पॉइंट याद रहेगा ना, तो फिर आप अंदर आप समझ गए ना, हम आपको एक्सप्लेन कर दी, तो फिर आप लिख लेंगे। जिसमें फिर वापस टॉपिक पे आते हैं, इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम और एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम। इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम में क्या आपका दिखेगा कि इमोशंस को वो अपने अंदर रखेंगे, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं करेंगे और अंदर ही अंदर घुटते चले जाएंगे। और एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम में अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर देंगे, और एक्सप्रेस करने का मतलब ये नहीं कि अपना प्रॉब्लम बता रहे, एक्सप्रेस करने का मतलब वो एकदम गुस्सा टैंट्रम वाला दिखेगा, आपको गुस्सा दिखेगा उनमें, बस कोई चीज़ फेंक दे रहे, वो चिल्ला के बात कर रहे हैं, मेरा टेढ़ा मेरा बात कर रहे हैं, इस तरह का बिहेवियर होगा, ठीक। और इसमें एक दूसरा पॉइंट आता है कि वो सेल्फ में गिल्ट फील करेंगे, इनसिक्योरिटी वाला आएगा, हेल्पलेसनेस वाला फीलिंग आएगा उसमें, ठीक। और एक्सटर्नलाइजिंग में वो शर्मिंदगी महसूस करेंगे, अच्छा फील नहीं करेंगे अंदर से।
वो हमेशा एक्सेसिव फीलिंग, हर चीज़ में एक्सेसिव हेल्पिंग, ओवर किसी का मतलब वो उनको खुद बुरा लगता है तो वो ना हर किसी का हेल्प करना ज़्यादा चाहते हैं, मतलब एक्सेसिव हेल्पिंग नेचर उनका दिखेगा आपको कि सबका हेल्प करने के लिए आतुर रहेंगे। और ये जो एक्सटर्नलाइजिंग होगा ये कम्युनिकेट नहीं करना चाहेंगे, किसी से बात करना नहीं चाहेंगे, बात करेंगे भी तो उनका गुस्सा ही दिखेगा उसमें। वो इंटरनलाइजिंग में वो हमेशा खुद को ब्लेम करेंगे और एक्सटर्नलाइजिंग में वो हमेशा दूसरे को ब्लेम करेंगे कि ये इन लोगों के कारण मेरा सिचुएशन ऐसा है, ठीक है। एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम में दिखेगा आपको एग्रेशन दिखेगा, बच्चे में एग्रेशन देखने को मिलता है, गुस्सा देखने को मिलता है, वो आपको बाहर की तरफ उसका बिहेवियर शो कर जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये बच्चे परेशान हैं, ठीक है। समटाइम्स ये जो जनरली लोगों को, ये बाहर के लोगों को भी हार्म कर देते हैं और कभी कभी वो अपने आप को भी हार्म कर देते हैं। पर कभी कभी कुछ ना कल्चर जो है ना, कल्चर कुछ कुछ एक्सट्रीम बिहेवियर को टॉलरेट कर देता है। जैसे कि बच्चे लड़के अगर थोड़ा जिद्दी हैं, थोड़ा लड़के सामान वामान फेंक देते हैं तो इसको ना कल्चरली बोला जाता है कि ठीक है लड़के ऐसे बिहेव करते हैं तो उसको कल्चरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, पर जनरली ये सही नहीं है, ठीक है। इंटरनल प्रॉब्लम में अगर आता है तो इसमें आपका जो ये पॉइंट आता है, इसमें आपका 2 पॉइंट दिया हुआ है इंटरनल प्रॉब्लम में, एक डिप्रेशन दिया है, दूसरा एंजाइटी दिया है। इसमें आप समझेंगे कि डिप्रेशन और एंजाइटी में क्या डिफरेंस है। डिप्रेशन जनरली जो होता है ये चाइल्ड, एडल्ट, एडोलेसेंट सब में देखने को मिलता है। हर कोई लाइफ में कुछ कभी ना कभी खराब सिचुएशन में गया होता है और वो लंबे समय तक वो अगर उसका मूड खराब है मतलब ये डिप्रेशन है। अगर आज आपका मूड खराब है, कल मूड खराब है तो ये डिप्रेशन नहीं है, पर आपका लंबे समय तक अगर आपका मूड खराब है तब ये डिप्रेशन का कारण, डिप्रेशन का ये सिम्टम्स है, ठीक है। ये कभी हमेशा ये ऐसा नहीं है कि कुछ दिन के लिए नहीं होगा, ये लंबे समय तक के लिए होगा। जैसे हम आपको बताएं हैं ये सप्ताह भर रह सकता है, इवन सप्ताह से ज़्यादा भी रह सकता है। इसीलिए बोला जाता है कभी किसी का मूड अगर सप्ताह भर से ज़्यादा खराब है तो समझिए कि वो डिप्रेशन का शिकार है। पर हाँ, आज मेरा मूड खराब, आज हम आपसे अच्छा से बात नहीं की तो कोई बात नहीं होता है, पर लंबे समय तक कोई आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, उसका बिहेवियर में चेंजेस दिख रहा है जैसा कि पहला नहीं होता था, तो ये आपका डिप्रेशन का सिंबल है, ठीक है। वो हमेशा कंसिस्टेंट लो मूड में रहेगा, हर दिन आप उसको देखेंगे तो आपको लो मूड ही लगेगा जैसे कि पहले नहीं होता था। एनहेडोनिया वाला फीलिंग आएगा। एनहेडोनिया मतलब होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एनीथिंग, किसी में इंटरेस्ट तो नहीं करेंगे, कोई काम को करने का इच्छा नहीं करेगा, एकदम उदासीन सा रहेगा। अचानक से बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा। फैटिक, हमेशा ना थके वैसे फील करते रहेंगे, हमेशा उनके ना कुछ भी कंसंट्रेट करने में उनको प्रॉब्लम आएगा, कोई भी चीज़ ध्यान नहीं दे पाएंगे और हमेशा लगेगा ना कुछ सोच रहे हैं, उनका डिसीजन मेकिंग हमेशा एकदम पुअर हो जाएगा। इस तरह का अगर देखने को मिलता है तो ये डिप्रेशन का साइन है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 81 में आपका कंटिन्यूम ऑफ सैडनेस एंड डिप्रेशन, ये इसको देखिएगा आप बुक एक बार हल्का सा समझ लीजिए। ये इमोशन है, कॉग्निशन है, बिहेवियर। इमोशंस आता है आपके मन में पहले आएगा, फिर कॉग्निशन में आप सोचेंगे और बिहेवियर मतलब फिर उसे एक्शन करेंगे, वैसा आप शो करेंगे। तो नॉर्मल दिया हुआ है, उसके बाद माइल्ड है, मॉडरेट है, डिप्रेशन लेवल है और फिर डिप्रेशन लेवल बहुत सीवियर है। नॉर्मल में आपका गुड मूड रहेगा, उसके बाद आप थोड़ा माइल्ड में आप इरिटेबल फील करेंगे, मॉडरेट में आपके आंख में आंसू भर जाएगा और डिप्रेशन लेवल में आप इंटेंस सैडनेस दिखेगा, आप चिल्ला देखेंगे, इस तरह का दिखता है। और डिप्रेशन एकदम बहुत ज़्यादा होगा तो आप होपलेसनेस फील करेंगे। और ये आपका पैटर्न दिया हुआ है, थोड़ा लगेगा आपको बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा है, बस थोड़ा सा डेप्थ में बता के। कॉग्निशन में आता है पैसिमिस्टिक थॉट्स होगा डिप्रेशन लेवल वाले में, देखिए डिप्रेशन लेस सीवियर में। कॉग्निशन के चार्ट में देखिए पेसिमिस्टिक थॉट्स है, पेसिमिस्टिक थॉट होता है हमें, पेसिमिस्टिक मतलब होते हैं नेगेटिव थॉट्स वाले लोग। एक ऑप्टिमिस्टिक होता है हर चीज़ में अच्छा ही ढूंढ लेते हैं और पेसिमिस्टिक होते हैं हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ सोच लेते हैं कि बहुत उनको नेगेटिव वाला फीलिंग आता रहता है हमेशा कि कहीं ये हो गया तो, कहीं वो हो गया तो, ऐसा हो गया तो, हमेशा नेगेटिव चीज़ सोचते रहेंगे कि जैसे एग्जाम देंगे तो अगर फेल हो गए तो हमेशा नेगेटिव सोचिए और वरी होते रहेंगे, ठीक है। हमेशा सेल्फ उनको अगर वही अगर कॉग्निशन का अगर एक्सट्रीम लेवल पे अगर आ जाता है तो वो हमेशा अपने सेल्फ हार्म करेंगे या फिर सुसाइडल टेंडेंसी उनको आने लगता है। बिहेवियर में किस तरह का दिखता है, अगर सैडनेस से डिप्रेशन में किस तरह से जा रही है, कंटिन्यूम है सैडनेस से डिप्रेशन, किस तरह से सैडनेस एक इंसान सैड होते होते किस तरह से वो डिप्रेस्ड हो जाता है, किस तरह से उसके बिहेवियर में धीरे धीरे चेंजेस दिखता है। पहले वो क्या दिखेगा, पहले उसका रूटीन नॉर्मल नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो लंबे समय तक जो काम कर रहा है लंबे समय तक करता रहेगा, कंसंट्रेशन बिल्कुल ख़राब रहेगा वो। उसके बाद उसके बाद दूसरा क्या रहेगा, वो लंबे समय तक बीमार रहेगा, बीमार नहीं रहेगा, लंबे समय तक वो एक ही काम को करता रह जाएगा, कंसंट्रेशन बिल्कुल कम देखेगा। दूसरा आपका मॉडरेट फॉर्म में अगर लेके जाएंगे तो वो हमेशा बेड में क्रैश टू बेड विदाउट डिनर, खाना वाना पे टाइमली जो पहले आता था वो टाइमली खाना वाना में इंटरेस्ट नहीं रखेगा, अपना जितना होगा अकेले बेड पे रहना चाहेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका जो भी आपके बुक में दिया हुआ है, जो ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ना नहीं है पर आप एक क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं कि किस तरह से एक सैडनेस से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। पहले वो लोगों से बात करना कम करेगा, फिर धीरे धीरे सोशल विथड्रॉल हो जाएगा, अपने आप को पूरी तरह से लोगों से काट के अलग कर लेगा, ठीक है। उसके बाद डिप्रेशन का डिफरेंट स्टेज दिया हुआ है आपके बुक में। डिफरेंट स्टेज में प्री स्कूल में किस तरह का डिप्रेशन प्री स्कूल के बच्चों में किस तरह का आपको बिहेवियर दिखेगा, माइल्ड मिडिल स्कूल में
किस तरह का, मिडिल चाइल्डहुड में किस तरह का दिखेगा और एडोलेसेंस में किस तरह का दिखेगा। अब ये आपको चार्ट बाई चार्ट आप दिखा सकते हैं कि जितना पॉइंट लिखेगा ना तो उतना आंसर आपका अच्छा दिखेगा, समझे, टीचर समझ पाएगा। ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं, आप एक बार भूलिएगा नहीं, ये हम अभी डिप्रेशन वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिप्रेशन वाले पॉइंट में प्री स्कूल में क्या था, बच्चे जल्दी इरिटेबल रहेंगे, हमेशा कोई ना कोई चीज़ उनको दीजिएगा तो फेंक कर देंगे, फेंक के दे देंगे, मतलब एकदम टैंट्रम उनका दिखेगा, आपको दिखेगा, मतलब एनॉइंग बच्चा रहेगा, हमेशा परेशान सा, गुस्सा सा बच्चा दिखेगा, ठीक है। और ये जनरली क्यों हो जाता है, मेंटल इलनेस के कारण, कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी दिखता है, या फिर उसको फैमिली में अगर कोई बहुत लविंग वन उसका दूर चला गया हो, या फिर बच्चे पेरेंट्स में अगर डाइवोर्स देखने को मिलता है तो इस तरह का बच्चे में सिंपल बच्चे का बिहेवियर दिखता है, ठीक है। ये देखिए आपके लिए भी है, ये तो एक पेरेंट्स के लिए भी है, बीइंग अ पेरेंट्स भी जानना जरूरी है। दूसरा बात है, ये जो पढ़ाई है मेनली स्कूल साइकोलॉजिस्ट के लिए है, तो इस तरह का बच्चे बिहेवियर देख के वो समझ सकते हैं कि ये बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, ठीक है। ये उनके लिए है जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, ठीक। तो आप आपका सब्जेक्ट है, आपको तो पढ़ना ही है, ठीक। उसके बाद हमारा आता है मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड के बच्चे में क्या दिखेंगे, जनरली वो या तो बुली करेंगे या फिर बुलिंग होने के बाद ऐसा बिहेवियर उनमें हो जाता है। स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, लंबे समय तक सोना या फिर एकदम से कम सोना, नींद नहीं आना, कंसंट्रेशन का बिल्कुल ख़राब होना, ये हम पहले भी पढ़े हैं। अपने आप को हर्ट करना, अपने आप को हमेशा हर्ट करने के बारे में सोचना, या फिर दूसरे को भी हर्ट कर देते हैं उन लोग। या दूसरा आपका दिखता है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस उनका बहुत ख़राब रहेगा, ऑब्वियसली कंसंट्रेशन कम रहेगा तो ढंग से कैसे ही पढ़ पाएंगे, ठीक है। ये क्यों जनरली दिखता है, क्योंकि कभी कभी होता है ना, बहुत बार बुली होने के कारण लोग कोई बच्चे ना दूर हो जाते हैं दूसरे से, या फिर कभी कभी किसी बच्चे के साथ ना बहुत लोग घुलना मिलना नहीं चाहते तो उनको आइसोलेट कर देते हैं, कोई उनका फ्रेंड नहीं बनता है, तब भी वो जनरली एंजाइटी ये सबके शिकार बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा, ये अभी स्कूल एकेडमिक रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आया है, ये आपका इसमें ये जो है ना, ये आपके डिप्रेशन में कुछ पॉइंट दिया हुआ है, डिप्रेशन वाले में कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। पहला आपका है स्कूल एकेडमिक रिलेटेड इशू है, ट्रबल विथ पीयर्स है, सेल्फ हार्मिंग एंड सुसाइड है, अदर डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन एज अ फीचर है, ठीक है। ये डिप्रेशन का कुछ पॉइंट्स है, नहीं डिप्रेशन का पॉइंट अदर डिसऑर्डर डिप्रेशन या फीचर तो यहीं पे आ जा रहा है। डिप्रेशन में आपका कितना दिया है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। स्कूल एंड एकेडमिक रिलेटेड इशू है, ट्रबल विथ पीयर्स और सेल्फ हार्मिंग एंड सुसाइड, ठीक है। आपको पॉइंट याद रखना है, डिप्रेशन में यहाँ पे लिख लीजिएगा, 3 पॉइंट आपका है, 3 पॉइंट याद कर लीजिएगा। 3 पॉइंट में आपका सबसे पहले जो स्कूल वाला बात आता है, प्री स्कूल में जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो एक्सप्रेस कर देते हैं, रो वो के चिल्ला के एक्सप्रेस कर देते हैं तो थोड़ा समझ में आता है, पर कुछ थोड़े जैसे बड़े होने लग जाते हैं तो बच्चे चुप होने लग जाते हैं, अपने आप में ही अपना सारा प्रॉब्लम रखने लग जाते हैं। रिसर्च बताता है कि जनरली प्यूबर्टी के टाइम पे इस डिप्रेशन का शिकार होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। क्यों हो जाता है, या फिर करियर रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, फिर रिलेशनशिप फेलियर हो सकता है, कभी किसी को पसंद आया सामने वाले के साथ वो ऐसा ही रिस्पॉन्स नहीं आया तो रिलेशनशिप फेलियर होने के कारण भी बहुत बार बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट रहते हैं, थोड़े सोशल बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाने लग जाता है ना, कि वो टीचर बच्चे से पेरेंट्स का जो बच्चे में पहले जैसा रिलेशन रहता है वो धीरे धीरे फिर चेंज होने लग जाता है, और वैसा ही वो सेम बिहेवियर नहीं शो कर पाते हैं, तो वो बच्चे ना कट जाते हैं पेरेंट्स से, वो स्ट्रिक्ट नहीं चाहते हैं। वो देखिए बच्चा जिस बच्चे में अगर बदलाव आया ना तो आपके बिहेवियर में भी बदलाव आना चाहिए, पर जनरली नहीं आता। ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने पे ना फिर बच्चे सेपरेट होने लग जाते हैं, इंडिपेंडेंट सा फील करने लग जाते हैं, और फिर वो दूर होने लग जाते हैं पेरेंट्स से, ठीक, अलग होने लग जाते हैं। और ये सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है उनके डिप्रेशन का, और क्योंकि वो अपना प्रॉब्लम ढंग से बता नहीं पाते हैं, पीयर ग्रुप को इग्नोर करने लग जाते हैं, पेरेंट्स को इग्नोर करने लग जाते हैं। अगर ऐसा कुछ ज़्यादा होता है, ऐसा सिंबल दिखता है तो ये सबसे बड़ा वार्निंग साइन है, ठीक है। उनमें सुसाइडल थॉट्स भी आ जाता है कभी कभी, इसके ये भी दिखता है, जिसके कारण आप अगर कोई बच्चा एक दो अटैम्प्ट भी लेने का कोशिश करिए, फिर मन में भी बोलता है कि हम अगर नहीं रहते वर्ल्ड दुनिया में तो ही अच्छा होता, तो भी ये बहुत बड़ा साइन है कि वो बच्चा डिप्रेशन में है। स्कूल एकेडमिक रिलेटेड इशू में क्या देखने को मिलता है, अपने आप को वर्थलेसनेस फील करना, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आने के कारण वो अपने खड़ा फील करता है, या फिर उसका अपना जो रहता है कि हम इतना मार्क्स ला सकते थे, या मेरा इतना रहना चाहिए पोजीशन, वो नहीं आता, वो खुद से सेटिस्फाई नहीं होता, तभी अपने आप को वर्थलेसनेस फील करने लग जाता है। एक्सेसिव अगर वो ढंग से नहीं कर पा रहा है टीचर के साथ, टीचर बहुत बार पनिशमेंट दे रही है या फिर बहुत अब्यूज़ कर रही है, तो भी बहुत बार बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, छोटे छोटे बात के लोग लेकिन बहुत डेप्थ में समझ मान लेता है, ठीक है। छोटे बच्चों को आप जल्दी मारिएगा ना तो ज़्यादा वो ध्यान नहीं देता, पर बड़े बच्चे को जैसे ज़्यादा डांट वाट ने वो दिल पे ले लेता है, जैसे प्यूबर्टी, इसलिए बोला गया है रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है प्यूबर्टी के एज में, ठीक है। पेरेंट का अगर डाइवोर्स हो गया है, या अगर डाइवोर्स हो गया तो भी दिखता है, या फिर अनवांटेड अटेंशन, अगर उस टीचर कुछ ज़्यादा उस पर ध्यान दे रही है, ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ करिए, ज़्यादा ह्यूमिलेट करिए, तो भी बच्चा और भी गलत तरीका से चला जाता है, गलत डायरेक्शन में चला जाता है।
पीयर्स के साथ ट्रबल होना, मतलब बहुत बार कोई फ्रेंड्स को इग्नोर करने लग जाते हैं, कुछ लोग आइसोलेट कर देते हैं, फ्रेंडशिप ज़्यादा नहीं करना चाहते, कि होता है ना किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते, बोलते हैं अरे बच्चा तो बोरिंग है, तो बच्चे को कैसे लगता है कि कोई मेरे को पसंद नहीं करता, आई एम वर्थलेसनेस, बच्चा हमेशा फ्रेंडशिप करना चाहता है, तो वैसे दूर होने के कारण भी कभी कभी उसको उसमें एक तरह का एंजाइटी देखने को मिलता है, ठीक है। सेल्फ हार्मिंग आने लग जाता है, सुसाइडल रेट बढ़ जाता है, ये सब के पीछे जो डिप्रेशन का सुसाइडल रेट बढ़ जाता है। जनरली 30 साल से पहले भी हम लोग पढ़े थे डाटा में कि 30 साल से की एज तक में जनरली सुसाइडल टेंडेंसी लोगों में रहता है, सुसाइड रेट ज़्यादा जो देखा गया है 30 साल के अंदर के एज के बच्चे लोगों के बीच में देखा गया है। कॉजेज क्या है डिप्रेशन का, बहुत सारा कारण आपकी बुक में जो दिया है पेज नंबर 83 में देख लीजिएगा। जेनेटिक फैक्टर दिया हुआ है, ब्रेन केमिस्ट्री दिया है, अब्यूज है, डेथ और लॉस है, मेजर इवेंट्स इन लाइफ है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। ये दो पॉइंट याद रखिएगा, तो पॉइंट के बाद लिख लीजिएगा। जेनेटिक फैक्टर मतलब आपके पूर्वज से आया हुआ कुछ रिस्क आया हो फैमिली से। ब्रेन केमिस्ट्री हो जाता है, आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, तब भी आपको डिप्रेशन जनरली होने लग जाता है। कभी कभी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, तो प्रेगनेंसी के बाद भी कभी कभी ना कुछ मदर होती है जो डिप्रेशन में चली जाती हैं। अब्यूज़, अगर सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, मेंटल अब्यूज़ है, कोई बहुत गंदा टॉर्चर किया हुआ बच्चे को, तो भी वो बच्चा कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है। अगर किसी लव्ड वन का डेथ हो गया तो भी चला जाता है, डेथ और लॉस का दिया है। मेजर इवेंट्स और लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो जैसे कि डाइवोर्स हुआ पेरेंट्स का, तब भी बच्चा डिप्रेशन का कारण बन जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, अगर बुली किया गया हो, बहुत ही क्योटिक इन्वायरमेंट हो, उसके आसपास बहुत बुरा चीज़ वो देखा हो, वॉर वगैरह सिचुएशन अगर रहता है कभी कभी बच्चे का, तो बच्चा बहुत डिजास्टर वगैरह देखा, डिजास्टर उसके घर के आसपास अर्थक्वेक वगैरह आया हो, या फिर बहुत क्लाइमेटिक डिजास्टर में कुछ बहुत अपने मन को खोया हो, तो भी ये सब दिखता है जो ये डिप्रेशन का कारण है। डिप्रेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन अब दिया हुआ है आपके जो ये वाला टॉपिक है इसमें आपका दिया है। देखिए बहुत शॉर्ट बताने का कोशिश करें, फिर भी हमारा 20 मिनट्स चला ही गया है, हम कुछ नहीं कर सकते, बार बार कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम समय में समझा दिया जाए, पर बहुत सारा पॉइंट इसमें है। हम इसके समरी पर आ रहे पर ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारा पॉइंट स्किप कर देंगे, हम कोशिश करें कि सारा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसको कवर कर दिया जाए, कि आप जब बुक खोले ना तो आपको याद आएगा अच्छा जी ये तो हम पढ़े थे, या फिर आप दोबारा भी देखिएगा स्पीड में बढ़ा के तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अदर डिसऑर्डर विद डिप्रेशन ऐसा फीचर में है ना, कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है जो ना याद रख लीजिएगा, कुछ 2-3 वर्ड नाम याद रखिएगा। एक तो डिस्थीमिया याद रखिएगा, बाइपोलर डिसऑर्डर याद रखिएगा। डिस्थीमिया क्या है, ये डिप्रेशन ये बहुत समय तक अगर किसी को डिप्रेशन है तो डिस्थीमिया का कारण दिखता है। ये माइल्ड भी हो सकता है, ये मॉडरेट भी हो सकता है। ये डिप्रेशन जनरली 2 साल बच्चों में, बड़े में 2 साल तक लगातार देखा जाता है, बच्चों में 1 साल तक देखा जाता है, बच्चे या एडोलेसेंट में। दूसरा आता है आपका बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में फेज 1 है, फेज 2 है। फेज 1 एकदम मेनिया, किसी चीज़ को एकदम एक्सेसिव करना, अगर किसी को हाथ धोने तो बार बार हाथ धोए जा रहा है, मतलब उसको कोई हल्का सा भी छू रहा है तो उसको लग रहा है गंदा है, वो एकदम बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाएगा, एकदम हद से ज़्यादा। बाइपोलर मतलब होता है ना एकदम एक्सट्रीम, एकदम पोलर मतलब एकदम एक्सट्रीम में चला जाना, एक कोने में चल जाना, तो ये इस तरह का मेनिया वाला प्रॉब्लम अगर दिखता है। उसके बाद दूसरे स्टेज 2 आ जाता है आपका हाइपोमेनिया, इसमें थोड़ा कम होता है, इसलिए नॉर्मल रहता है, ज़्यादा माइल्ड, ज़्यादा हाइपर फॉर्म नहीं होता है, माइल्ड फॉर्म होता है। दूसरा होता है आपका साइक्लोथाइमिया जनरली 6 महीने तक होता है। ये आपका वो लगातार बहुत सारा फीलिंग्स आने लग जाता है, लगता है कि जैसे कि वो ना फीलिंग के रोलर कोस्टर पे सवार है, ठीक है। अब यहाँ पे खत्म हुआ हमारा क्या नहीं, एंजाइटी, अभी एंजाइटी चला, एंजाइटी डिप्रेशन खत्म हुआ, डिप्रेशन के बाद हमारा एंजाइटी किस तरह का होता है। एंजाइटी में आपको बोल सकते हैं कि डे टू डे वरी, आप हर दिन कोई परेशान रहता है, अननेसेसरी बात को सोच के, एग्जाम का अपीयरेंस हो गया, एग्जाम में अगर वो लेट से पहुँच रहा है तब वो वरी रहेगा, अगर ट्रैफिक में फंस गया तो उसको बड़ी टेंशन आएगा, अजीब सा मन जी घबराना, ये सब एंजाइटी है, ठीक है। एंजाइटी और ये एंजाइटी बहुत जब बड़े लेवल पे आ जाता है ना तो फिर अटैक के रूप में आ जाता है। एंजाइटी और फियर में क्या डिफरेंस होता है। एंजाइटी देखिए, एंजाइटी जो होता है ना ये डेंजर को इमेजिन करके डरता है, और फियर जो रियल ऐसा डर है, जैसे सांप अगर है तो वो डरेगा, ये फियर है। और अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा यहाँ पे सांप हो सकता है और फिर आप डर रहे हैं तो ये एंजाइटी है, ठीक है। एंजाइटी अपने सोच के कारण आता है, आपका अप्रीहेंशन, आप पहले से सोच रहे हैं, और जो फियर है, फियर आपका ऑब्वियस डेंजर है इसीलिए वो डर रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस है एंजाइटी और फियर में। एंजाइटी फिजिकल रिस्पॉन्स भी शो करता है, जनरली बच्चे किसी भी अगर एंजाइटी किसी को है तो उसका स्वेटिंग होने लगेगा, नाउजिया आने लगेगा, उल्टी जैसा फील आने लग जाता है, उल्टी होता नहीं बार बार, वो वॉमिट का टेंडेंसी आने लग जाता है, वो डिस्कम्फर्ट फील करता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आने लग जाता है, नेगेटिव थॉट्स बार बार आता है, पैनिक अटैक आएगा उसको, पैनिक अटैक में सांस का प्रॉब्लम हो जाता है कि लंबा सांस लेने लग जाता है, लगता है कि जैसे उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचता है छोटी छोटी बात को लेकर कि अगर वो घर ढंग से नहीं आया तो, अगर पापा को बाहर कुछ हो गया तो, ये मतलब बहुत एक्स्ट्रा अपने आप सोचते सोचते वो परेशान आता है, ये एंजाइटी है, ठीक है। एंजाइटी का जो फीचर्स होता है इसमें फोबिया हो सकता है, हाइट है, वाटर का डर हो सकता है, एयर का डर हो जाता है, लिजर्ड का डर होता है, किसी भी चीज़ का डर, मतलब अपने से सोच के डर रहा है ये, ठीक है। कितने तरह फोबिया क्यों डेवलप होता है आपकी
आपके बुक में पेज नंबर 85 में जो प्रॉब्लम दिया है, पॉइंट्स दिया हुआ है, जेनेटिक दिया है, फैमिली फैक्टर दिया है, नेगेटिव एक्सपीरियंस है, लर्निंग अबाउट नेगेटिव एक्सपीरियंस। ये मतलब जेनेटिक हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आया हो, फैमिली फैक्टर हो सकता है कि फैमिली में कुछ गलत चीज़ वो देखा हो या कुछ ऐसा बुरा इंसिडेंट देखा हो, तो हो सकता है नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम के कारण। अगर आग से किसी को बहुत बुरा चीज़ वो देखा हो, आग से बड़ा एक्सीडेंट देखा हो, तो जनरली वो आग से डरेगा, उसके अंदर वो फियर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। कॉमन सोशल एंजाइटी ट्रिगर हो जाता है। सोशल एंजाइटी जो है, लोग सामने वाले किसी से मिलने में डरते हैं, जैसे कि नए लोगों से मिलने में डर लगता है, कहीं पर अगर स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे तो डरने लग जाता है, अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए तो डर लग जाता है। जैसे मेरे को भी कभी कभी होता है कि हम केक वेक काटने को होता है, बर्थडे वगैरह में केक काटने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है कि सबको मेरे को देख के ताली बजा रहे हैं, तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तो ये थोड़ा सा होना अलग चीज़ है। अगर वही एक्सट्रीम हो जाता है तो ये आपका एंजाइटी कर देता है। मतलब बहुत लोगों का घुटना काँप रहा है, पसीना उसे ना आ जाता है अगर वो स्टेज वगैरह पे जाते हैं, छोटा सा अगर और उनको थोड़ा क्रिटिसाइज कर दिया गया सबके सामने तो भी डर जाते हैं। ठीक है, पब्लिक वॉशरूम यूज़ करने पर डर जाते हैं, ये आपके बुक में दिया हुआ है। और आपका कॉज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का कुछ कारण और भी दिया हुआ है, जैसे इनहेरिटेड ट्रेट्स है, ब्रेन स्ट्रक्चर है, नेगेटिव एक्सपीरियंस है, वो वापस आपकी जो बुक में पहले हम बताए हैं वही वापस से दिया हुआ है। लॉस एक्सपोजर, पेरेंटिंग भी अगर ढंग से नहीं हुआ हो, अगर पेरेंट्स भी ढंग से बिहेव ना किया, पेरेंट्स के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता हो, तब भी बच्चे पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है, सेपरेशन हो जाता है जनरली, और ज़्यादा कुछ तो एग्जाम्पल दिया हुआ नहीं। अब आता है आपका दो तीन फॉर्म है आपका। एक है GAD, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ये जनरली क्या होता है, ज़्यादा लोग वरी रहते हैं, अनरीजनेबल वरी जो है ना, अननेसेसरी का, पहले सोचना और फिर पहले ही डर जाना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका और जिस वरी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको ना, जैसे कोई बाहर गया है, उसको लेट अगर फोन आ रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, ठीक है, तो अपने आप सोचने लगेगा और सोचते सोचते डरने लगेगा, टेंशन हो गया, तबीयत अपना खराब कर लेगा। ये है आपका जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। एक होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या है, जिसमें ना कोई जो कुछ गलत हुआ, ठीक है, उसके बाद, पोस्ट मतलब बाद में अगर उसके कारण उसको ट्रॉमेटिक स्ट्रेस आ रहा है, जैसे कुछ सुनामी वगैरह आया, टेररिस्ट अटैक हुआ, या किसी बच्चे के साथ अगर रेप हो गया है, अब्यूज़ हो गया है, नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो उसका ना उसको बार बार ना दौरा पड़ने लग जाता है, बार बार उसको ना याद आने लग जाता है, फिर वो परेशान होने लग जाता है, वो भूल नहीं पाता उस चीज़ को, बार बार उसका ना फ्लैश दिखने लग जाता है। तो ये भी एक तरह का पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें सिम्टम्स जैसे नाइटमेयर्स का आता है, उसके बाद अवॉइड करना चाहता है वो, जैसे वो सब चीज़, अगर उसको जो चीज़ को याद दिलाता है उस चीज़ को अवॉइड करना चाहता है, उसको दुनिया बहुत गंदा लगने लग जाता है, और एक हाइपर विजिलेंस वाला फीलिंग आता है, उसको ना हमेशा ना हर किसी पे ना ज़्यादा ध्यान देने लग जाता है, शक करने लग जाता है, कि सबको ना गलत मानने लग जाता है, इस तरह का दिखता है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का देखिएगा। अचानक छोटे बच्चे में आपको देखिएगा जो बहुत ज़्यादा बच्चे चिल्लाएंगे, स्कूल के बच्चे जो होंगे उनको नाइटमेयर्स आने लगेगा, इंसोम्निया का नींद नहीं आने का प्रॉब्लम होगा। एडोलेसेंट में जनरली दिखेगा सेल्फ हार्म फीलिंग, डिप्रेस्ड फीलिंग करेंगे, सेल्फ हार्म पहुंचाना, अपने आप को मारना, अपने आप को हार्म करना हमेशा सोचते रहेंगे। और आपका कॉलेज स्टूडेंट वाले जो बच्चे रहेंगे उसमें जनरली आपको दिखेगा कि वो सोशल आइसोलेशन कर लेते हैं, अपने आप को दूर कर लेंगे। इसका कारण क्या जनरली होता है, आपका अब्यूसमेंट होता है, नेगलेक्ट होता है, कि बहुत लोग उसको नेगलेक्ट करने के कारण भी ऐसा होता है, ज़्यादा पनिशमेंट देने के कारण होता है, डिजास्टर के कारण होता है, एक्सीडेंट होने के कारण होता है, वायलेंट अटैक्स है। और आपकी बुक में जो पॉइंट दिया है वो आप बता सकते हैं। सोशल विथड्रॉल भी यही सोशल विथड्रॉल है आपका, शाइनेस फील करना, आइसोलेशन फील करना, कि लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं ज़्यादा, वो लोग सेल्फ अप्रेजल, अपने बारे अपने ही सोच लेंगे, अपने ही सोच के अपने ही तक ही वरी करने लग जाएंगे। ठीक है, और बस इतना ही दिया हुआ है आपके बुक में। और एक तो हाँ, उसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो आपका था ना सोशल विथड्रॉवल में, वही है कि लोग दूर रहने लगेंगे, बच्चे जो होते हैं ना समाज से किसी से बात करना नहीं चाहते, पीयर ग्रुप को अवॉइड करने लग जाता है। बॉडी इमेज इशूज़ एंड ईटिंग डिसऑर्डर, ये आपका जो है इसमें जैसे बच्चे अपने शरीर के बारे में, अपने ओवर हेल्थ के बारे में ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि हम मोटे ज़्यादा तो नहीं हो गए, हम ज़्यादा पतले तो नहीं हो गए, अगर ज़्यादा पतले हैं तो ज़्यादा खाने लगेंगे, अगर ज़्यादा मोटे हैं तो हमेशा बैगी ड्रेस पहनेंगे और खाने का अवॉइड करेंगे। इवन कभी कभी होता है इतना हेवी का हो जाएगा खाने के फॉर्म में कि वो आइस खा रहे हैं, एकदम लंबे लंबे समय तक खाना नहीं खा रहे, खाना छोड़ दे, और कभी कभी स्टार्वेशन के कारण मर भी जाते हैं। लिमिटिंग फूड इंटेक को बहुत लिमिट कर देते हैं। तो ये जो है आपका बॉडी इमेजेस में आता है। बॉडी इमेजेस में ईटिंग डिसऑर्डर में दो तरह का एनोरेक्सिया नर्वोसा है और बुलिमिया नर्वोसा है। ठीक है, ये और बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर है, पीका अवॉइडेंट रेस्ट्रिक्टिव फूड एंड इंटेक डिसऑर्डर। आपकी बुक में जो पॉइंट दिया थोड़ा वियर्ड नाम है, मेरे को भी बोलने में तो प्रॉब्लम हो रहा है। ये चार जो नाम है ना, ये नाम याद रख लीजिएगा, नाम याद रख लीजिएगा तो फिर हम आपको ना समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो नाम जो बताया आपका एनोरेक्सिया में है, वही है कि लोग ना अपने हेल्थ को लेकर ज़्यादा खाने पे ज़्यादा ध्यान देंगे,
खाने के कारण वो मतलब सोचेंगे ना हमेशा कि जो भी खा रहे हैं ना वो समझ रहे हैं कि नहीं मेरे बॉडी को वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, वो हमेशा ये अपने शरीर के हिसाब शरीर को पे ध्यान देने लग जाएंगे, मतलब ओवर ध्यान देने लग जाएंगे, एक्सेसिव, ठीक है। और दूसरा आपका आ जाएगा हमेशा सोचेंगे कि एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, ओवर खाते तो ओवर ही खाते हैं। बुलिमिया नर्वोसा में आ जाएगा, वो प्रिवेंट करेंगे कि वो वेट गेन ना कर पाए, इसलिए वो खाना ही नहीं चाहेंगे, एकदम बहुत कम खाना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है ईटिंग डिसऑर्डर होगा, वो एक्सेसिव खाएंगे क्योंकि वो कहीं पतले ना हो जाए, एकदम वो स्किनी ना देखें, ठीक है। पी का अवॉइडेंट डिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर जो है इसमें जनरली बोल सकते हैं कि वो ना बच्चे ना न्यूट्रिशनल डाइट ना खा के ना कुछ और ही खाने लग जाते हैं, जैसे आइस खाएंगे, मेटल खाएंगे। सो बहुत सारे बच्चे लोग को आदत होता है कोई चीज़ चबाने का, उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत गंदा चीज़ खाते रहते हैं, बहुत कागज़ खाते रहते हैं कोई बच्चे होते हैं ना। तो अगर कोई चौक खाते रहते हैं, और किसी को ज़्यादा खाने का, जैसे मेरे को भी ना टूथपेस्ट बहुत अच्छा लगता था बचपन में, वो जो एक ब्रेड वाला आता था ना, वो तो एक नाम का नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत हड़बड़ी में पढ़ा रहे हैं तो वो नाम याद नहीं ना, जो भी कुछ वो पसंद था, तो ठीक है, वो पसंद होना थोड़ा अगर वो बच्चा अगर एक्सेसिव खाने लगेगा ना, एकदम छुपा छुपा खा रहा है, एकदम ऑब्सेस्ड हो रहा है, वो खाए बिना रह नहीं पा रहा है, तो ये आपका एक ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम है, ये आपका इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको फिर दिखाना चाहिए, ठीक है। तो चीज़ जनरली हर बच्चों में थोड़ा मोड़ा आपको दिखेगा ये सब प्रॉब्लम, पर अगर यही चीज़ अगर एक्स्ट्रा हो जा रहा है, एक्सट्रीम हो जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम वाला बात है। सोमैटिक प्रॉब्लम्स में क्या आ जाएगा, सोमैटिक आपका बॉडीली प्रॉब्लम होता है, जनरली आपको किस तरह देखेगा, मतलब अननेसेसरी का बॉडी में पेन हो रहा है, जॉइंट में पेन हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, अचानक से फेंट हो जा रहा है, मतलब है कुछ नहीं प्रॉब्लम, पर ज़्यादा सोचने के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर सोमैटिक बॉडीली प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है, वो उनको लगेगा कि मेरे हाथ में झिंझनी लग रहा है, मेरे ना हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे को अजीब सा लग रहा है कुछ नहीं, प्रॉब्लम होने का कारण कुछ नहीं, पर फिर भी उनको दर्द हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर दिख रहा है तो ये आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, ये कभी कभी बॉडी में भी दिखता है, अंदर से कुछ होता नहीं है, पर जनरली उसको टेंशन के कारण ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। उनको लग रहा है कि जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऑक्सीजन का कमी नहीं है, ये आपके माइंड के कारण ऐसा दिख रहा है, सोमैटिक डिसऑर्डर दिख रहा है, ठीक है। ओवरलैप ऑफ इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम, कभी कभी ओवरलैप मतलब है कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिसमें एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी होता है, इंटरनल प्रॉब्लम भी होता है, एक तो अंदर से भी डिप्रेस होते हैं, बाहर से भी चिल्लाने लग जाते हैं, तो दोनों तरह का प्रॉब्लम दिखता है। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम जनरली ओवरलैप हो जाता है, को एग्जिस्ट करता है एक्सटर्नल प्रॉब्लम और इंटरनल प्रॉब्लम। यही भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, बहुत कोशिश की कि 10-15 मिनट में पता किया जाए, पर इतना सारा टॉपिक था ना इसमें कि 30 मिनट्स हो गया। पर हाँ, अब आप जब ये एक से हल्का सा कर लेंगे, उसके बाद ऊपर भी सरसरी निगाहों से भी देखेंगे ना चैप्टर को, तो आप बहुत सारा पॉइंट कलेक्ट कर पाएंगे। तो यहीं तक रहने देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ आपको इंप्रूव करने का जरूरत आपको लगता है, अगर तो आप एडवाइस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए रहने देते हैं, थैंक यू।